सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन के रिसर्च एप्टीट्यूड की 8वीं क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। चलिए, आज का विषय है रिसर्च डिजाइन और अनुसंधान अभिकल्प का अर्थ क्या है। डिजाइन मतलब हुआ कि एक खाका, मतलब है कि जो अनुसंधान हम शुरू से लेकर लास्ट तक 5 साल तक करते हैं, तो और उसमें एक थीसिस बनती है, तो उस थीसिस के शुरू से लेकर लास्ट तक बीच में क्या रखना है, उसके बाद क्या रखना है, उसके बाद क्या रखना है, पहले अध्याय पे क्या रखना है, दूसरे में क्या रखना है, ये सारे जो चीज़ें हैं रखनी होती है लाइन से, क्रम से। तो इसी को कहते हैं रिसर्च डिजाइन, है ना। तो चलिए, कुछ जो भी इम्पोर्टेंट बात है उन सबको हाईलाइट कर दिया मैंने। तो बस आपको देखते जाना है। उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, परिकल्पना की रूपरेखा निरूपित करने के बाद इसका अगला चरण अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना होता है, मतलब है कि रिसर्च डिजाइन तैयार करना होता है। चलिए, आगे है अनुसंधान उपकल्प। उपकल्प मतलब भी रिसर्च डिजाइन ही है। में निम्नलिखित विचार समावेशित किए जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से विचार होते हैं। सबसे पहले शोध अध्ययन का उद्देश्य, मतलब उद्देश्य उसमें स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही साथ प्रदत्त एकत्रित करने की विधि का चयन करना। उसमें जो डेटा इकट्ठा की जाती है तो उसकी विधि विधि भी उसमें होनी चाहिए। जानकारी के स्रोत होने चाहिए, कहाँ से आपने कौन कौन सी जानकारी ली है, वो सारे जो है चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए या जानकारी होनी चाहिए। प्रदत्त एकत्रित करने के साधन, आपने कौन कौन से साधन डेटा इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किए हैं, तो वो साधन का भी उल्लेख होना चाहिए। फिर प्रदत्तों का गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में विश्लेषण करना। गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में विश्लेषण कर किया हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, ये सारे विचार जो है रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत होने चाहिए। फिर आगे है रिसर्च डिजाइन के लाभ या अनुसंधान उपकल्प के लाभ क्या है। हम क्यों रिसर्च डिजाइन करें। क्योंकि अनुसंधान को कार्यकुशल बनाता है, ये अनुसंधान को कार्यकुशल बनाता है। साथ ही साथ संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अनुसंधान में लचीलापन लाते हैं। पूर्वाग्रह की संभावना इससे कम होती है। यह अनुसंधान की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाते हैं। आगे है संपर्कों की संख्या के आधार पर अध्ययन अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन। तो अब जो है अनुसंधान दो प्रकार के हैं इसके आधार पे। एक पार अनुभागीय अभिकल्प और अनुदैर्घ्य अभिकल्प। अब इसका जो अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अर्थ बस अर्थ समझ के आपको निकल जाना है। जैसे पार अनुभागीय अभिकल्प या क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन, ये इसमें प्रदत्त केवल एक बार को ही एकत्रित किए जाते हैं। जो डेटा है वो डेटा इस अनुसंधान में एक बार ही लिए जाते हैं। ऐतिहासिक शोध इसका उदाहरण है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐतिहासिक शोध पार अनुभागीय अभिकल्प का या रिसर्च का उदाहरण है। फिर अनुदैर्घ्य, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है। अनु मतलब बाद में, दैर्घ्य मतलब बहुत लंबे काल तक जो चलता है। एक से अधिक बार एकत्रित किए किए जाते हैं क्या, डेटा। इसमें जो है इस अनुसंधान में डेटा एक से अधिक बार लिए जाते हैं अनुदैर्घ्य विकल्प में, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिजाइन। आगे जो है संदर्भ अवधि के आधार पर अध्ययन अभिकल्प। पूर्वव्यापी अध्ययन अभिकल्प और भावी अध्ययन अभिकल्प। पूर्वव्यापी मतलब पहले विद्यमान, पहले मतलब अतीत, अतीत में हुई किसी घटना या स्थिति से संबंधित जो अनुसंधान है उसको पूर्वव्यापी अध्ययन अभिकल्प कहते हैं। देखो ये पहला वर्ड है ना, इसको समझते ही आपका पूरा जो है समझ में आ जाता है। पूर्वव्यापी मतलब पहले विद्यमान जो अतीत की घटना है उनके संबंधित ये अनुसंधान है। फिर भावी, भावी मतलब भविष्य में, भावी मतलब भविष्य, भविष्य में होने वाली घटना की संभावना से संबंधित जो अध्ययन है, डिजाइन है, उसको भावी अध्ययन अभिकल्प कहते हैं। फिर ऐसे ही जांच के आधार पर अभिकल्प डिजाइन दो प्रकार के, प्रयोगात्मक अध्ययन या गैर प्रयोगात्मक अध्ययन। प्रयोगात्मक अध्ययन वही है जो एक्सपेरिमेंट करके जो अध्ययन किया जाता है
उसको प्रयोगात्मक अध्ययन कहते हैं। और इसके अंदर एक आकस्मिकरण शब्द आता है जिसको रैंडोमाइजेशन कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? आकस्मिकरण के द्वारा शोधकर्ता न्यादर्श मतलब जो सैंपल चर होते हैं उसके चयन में या शोध प्रक्रिया के दौरान पूर्वाग्रह की त्रुटि से बचना है। तो पूर्वाग्रह की त्रुटि से बचने को ही आकस्मिकरण कहते हैं, रैंडोमाइजेशन कहते हैं। ये शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर एक गैर प्रयोगात्मक अध्ययन क्या है? यह एक पूर्वव्यापी अध्ययन है ना? और कुछ महत्वपूर्ण गैर प्रयोगात्मक अध्ययन और विकल्प ऐसे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ ही लिए थे। और तो ये क्रियात्मक अनुसंधान जो है गैर प्रयोगात्मक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखने हैं। आगे है सहस्त्र अध्ययन या कोहोर्ट स्टडी। ये चिकित्सा अनुसंधान है। सहस्त्र अध्ययन क्या है? ये एक चिकित्सा अध्ययन है और जो रोग के कारणों की जांच करता है। रोग के कारणों को जांच आपको पूछ सकते हैं कि रोग के कारणों की जांच हम किस अध्ययन के द्वारा करते हैं? तो आपको याद रखना है कोहोर्ट या सहस्त्र अध्ययन के द्वारा हम करते हैं। यही लाइन आपको एकदम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर है प्लेसिबो नियंत्रित अध्ययन। तो इसमें स्वास्थ्य में सुधार दिखाते हैं जबकि उनका नकली उपचार किया जाता है। तो नकली उपचार करके स्वास्थ्य में सुधार दिखाते हैं, ऐसा अध्ययन को मतलब किस कैटेगरी में रखते हैं या क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि प्लेसिबो नियंत्रित अध्ययन कहते हैं। आगे है ओपन लेवल अनुसंधान परीक्षण। इसमें क्या है? सब रोगियों को पता होता है कि वो स्वयं और अन्य रोगी किस प्रकार के उपचाराधीन है। मतलब है कि ओपन मतलब खुला, जिस ऐसा उपचार जिसमें सभी को बता दिया जाता है कि आपको ये गोली दी गई, आप इतने दिन से अधीन हैं, इनको मतलब इनको उपचार में लिया गया है, इन दवाइयों को आपके प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब सब कुछ बता दिया जाता है तो उसी को कहते हैं ओपन लेवल अनुसंधान परीक्षण। आपको शब्द जैसे ओपन लेवल, आगे है शास्त्र अध्ययन, प्लेसिबो नियंत्रित अध्ययन, शब्द और उसका इंग्लिश, उसके बाद उसका जो एक एक लाइन में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सारी बातें जो है आपको एकदम दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। चलिए, तो आज की कक्षा यहीं तक है। इसके आगे हम डेटा कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।